Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to Life Shilp Academy Crafting Lives. This is going to be chapter number 10th of your geography domain. चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। आइए दोस्तों बात करते हैं। आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ह्यूमंस हम लोगों को झुंड में रहना बहुत पसंद है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो झुंड में रहता है। आइए बात करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। हमें हमें एक सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहता इन सब चीजों के बाद। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग हैं वो हमेशा झुंड बना के रहते हैं, क्लस्टर्स में रहते हैं। कभी भी आपको एक अकेला घर नहीं दिखेगा, आपको ग्रुप ऑफ हाउसेस दिखेंगे। और इसी क्लस्टर्स को आप ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये क्लस्टर्स कहीं पर एक छोटे हट से लेकर बड़े बड़े घर तक हो सकते हैं। मतलब ये हाउस दे में वेरी फ्रॉम साइज टू साइज। ये घर छोटा छोटा हट भी हो सकता है, बड़े बड़े कोठियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यू कैन हैव द हाउस ऑफ एनी साइज, जिसकी वजह से अब ये ग्रुप ऑफ हाउसेस जो है यही मिलकर एक विलेज बनाते हैं या एक टाउन या कह लो कि एक सिटी बनाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? तो वो मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन सेटलमेंट उस क्लस्टर्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ हाउसेस को कहते हैं, जहां पर लोग झुंड बना के रहते हैं, वो ह्यूमन सेटलमेंट है। तो जनरली ह्यूमन सेटलमेंट एक जगह हो गई जहां पर लोग रहते हैं, इधर परमानेंटली रहे या वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए रहे। जैसी भी रहे, जहां पे लोग रहे उस जगह को ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आपका चैप्टर बताता है कि ह्यूमन सेटलमेंट जनरली अर्बन, रूरल, डाइकोटोमी, इनके बेसिस में आप लोग जनरली जो है ह्यूमन सेटलमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है ना कि ह्यूमन सेटलमेंट्स अर्बन हो सकती है, रूरल हो सकती है। अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट में एग्जांपल्स आ जाता है टाउन का, सिटीज का, और रूरल में आ जाता है विलेजेस का। और इन दोनों के बीच में ना आपको डिफरेंस भी जाते ही पता लग जाएगा। कैसे? तो ये कहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स विच आर डिफरेंशिएटेड ऑन टू बेसिस। अगर हम रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं तो वहां पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी कम देखने को मिलेगी, और ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। बट अगर हम टाउन या सिटीज में जाते हैं तो जो हमने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें भी बताया था आपको कि टाउन्स और सिटीज में, अर्बन एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन दोनों ही जगहों पर आपको एक तो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दोनों देखकर पता लग जाता है कि आप किसी अर्बन एरिया में हैं या आप किसी रूरल एरिया में। जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा दिखे, वहां पे ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हो अपना पेट पालने के लिए, अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे, तो समझ जाइएगा कि आप बेटा एक अर्बन एरिया में है। बट जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही कम, ज्यादातर लोग फार्मर्स देखने को मिले, इसका मतलब वो एरिया एक रूरल एरिया है। तो जनरली वो कहता है कि सेटलमेंट्स दो तरीके की होती हैं, अर्बन और रूरल। सेटलमेंट होती है जहां पर ग्रुप ऑफ हाउसेज हो, जहां पर ह्यूमंस रहते हो, भले ही वो परमानेंटली रहे या किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए रहे, फर्क नहीं पड़ता। बट जहां पर मानव रहते हैं उसी को ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। और ये दोनों एरियाज दो बेसिस पर डिवाइड होते हैं एक दूसरे से। अर्बन एरिया है तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एक्टिविटी जनरली नॉन एग्रीकल्चरल होगी। रूरल एरिया है तो वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होगी, ज्यादातर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादातर वहां पर एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटी होगी। चलिए जी आगे बात करते हैं। फिर आपका चैप्टर आपको लेके चलता है टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स की तरफ। कहते हैं कि द वेज टू क्लासिफाई सेटलमेंट्स आर देयर शेप एंड पैटर्न टाइप्स। जिस तरीके से हम सेटलमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं वो दो चीजें हैं, मतलब उनका शेप वो कैसा दिखता है और किस तरीके का पैटर्न है। जैसे कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ये एक टाइप है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पैटर्न, और दूसरा है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। तो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स एक टाइप है आपके पास, और दूसरा टाइप है यहाँ पर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स का। तो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ कैन वी क्लासिफाई सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पैटर्न। तो आप कह सकते हैं सर दो टाइप पे हम डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। फिर आ जाते हैं हम लोग रूरल सेटलमेंट्स पे। ये चैप्टर कहता है कि देखिए रूरल सेटलमेंट, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया, ये वो सेटलमेंट्स है बेटा जहां पर एक तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी कम, और ज्यादातर जो लोग जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग। जनरली यही सब चीजें आप लोगों को रूरल सेटलमेंट्स में देखने को मिलती है, और ये पहचान है एक रूरल सेटलमेंट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आपको लेके चलता है कि एक रूरल सेटलमेंट
किस एरिया में डिवेलप होगी, कौन कौन से फैक्टर निर्भर करता है कि इस एरिया में लोग आके रहेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने इससे पहले वो इंडस्ट्रियल चैप्टर वाले में, इंडस्ट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री को कहाँ पे लगना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स जनरली ह्यूमन सेटलमेंट्स को, खास करके रूरल ह्यूमन सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, कि हाँ यहां पर अगर मानव रहे तो ठीक रहेगा। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, वाटर, पानी, जहां पर भी रहें वहां का पानी जरूर चेक कर ले कि क्या पानी एक्सेसिबल है। तो जहां पर आप रहते हैं सबसे पहले वहां पर वाटर सप्लाई, मतलब पानी कहाँ से आता है, रिवर, लेक, कोई स्प्रिंग बना हुआ है, या गवर्नमेंट का पानी आपको मिलता है, कैसे मिलता है। तो रूरल सेटलमेंट में सबसे पहला फैक्टर होता है वाटर सप्लाई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रूरल एरियाज की, रूरल एरियाज में जहां पे ज्यादातर लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले हैं, एग्रीकल्चर, तो वो लैंड भी देखेंगे कि जो जमीन वो खरीद रहे हैं क्या वो फर्टाइल है, क्या क्या कल को उस जमीन पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है यूरोप में जो विलेजेस हैं, दे ग्रीव अप नियर रोलिंग कंट्रीज अवॉइडिंग स्वैम्पी एंड लो लाइंग लैंड। ये एक लाइन है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी आपके चैप्टर में, कि यूरोप में जो जनरली विलेजेस हैं वो रोलिंग कंट्रीज के आसपास उभरती हैं ताकि वो स्वैम्पी और जो लो लाइंग लैंड है उससे बच सके। उसके बाद जो रूरल सेटलमेंट है उनके लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपलैंड्स। अपलैंड्स मतलब जहां पर आप अपना फील्ड खरीदते हैं, मतलब जहां पे किसान अपना घर खरीदता है, जहां पे रूरल एरियाज में लोग अपना घर खरीदते हैं, वो ये भी देखते हैं कि जो जमीन वो खरीद रहे हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, वो एरिया ऊंचा तो है, हाइट वाइज ऊंचा तो है, कल को अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पे वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं हो जाएगी, फ्लड्स तो नहीं आ जाएंगे जिससे उनका घर, उनकी क्रॉप्स, वो सब डैमेज हो जाए। तो भाई एक जो टोपोग्राफी है आपके लैंड की वो भी मैनेज करती है, सॉरी वो भी यहाँ पर मैटर करती है। तो हम रूरल सेटलमेंट की लोकेशन के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है वाटर सप्लाई, दूसरा फैक्टर है लैंड की फर्टिलिटी, तीसरा फैक्टर है टोपोग्राफी ऑफ लैंड कि उसका हाइट कितना है, फोर्थ फैक्टर बिल्डिंग मटेरियल, यहां पर जिस, मतलब कौन सी चीजों से घर बनता है, और वो घर जिस जिस चीज से आपको घर बनाना है, क्या वो बिल्डिंग मटेरियल लोकली अवेलेबल है, क्या वो मुझे मंगाना पड़ेगा, राजस्थान से रहता हुआ यूपी में हूं तो उतने का तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने वाला है। तो बिल्डिंग मटेरियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपके चैप्टर में बताया गया है, अफ्रीकन सवाना में, सवाना जनरली अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है, तो अफ्रीकन सवाना में जो घर है वो मड ब्रिक्स से बनाए जाते हैं, मड ब्रिक्स। और हमको पता है कि पोलर रीजन्स में जो एस्किमोज रहते हैं वो अपने घर आइस ब्रिक्स के बनाते हैं, आइस ब्लॉक्स के। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मानो ना मानो, वो डिफेंस होता है। डिफेंस, डिफेंस का मतलब कि सर अगर बाय चांस कभी कभी भी हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम आया, वॉर, हॉस्टिलिटी का टाइम आया, तो उस समय मतलब किस तरीके से हम अपने एरिया को बचा पाएंगे, डिफेंसिव तौर पर हम कहाँ पर हैं। कल को ऐसा तो नहीं है कि हम जनरली दुश्मन के बहुत रेडार में आ जाएं एकदम से। तो डिफेंस भी कहीं ना कहीं रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करता है। तो आपका चैप्टर बताता है कि 5 फैक्टर्स किसी रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। रूरल एरियाज में रहने से पहले एक एक अपना रूरल एरिया में रहने वाला इंसान जमीन खरीदने से पहले इन 5 चीजों को देखता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्लान्ड सेटलमेंट्स की। प्लान्ड सेटलमेंट्स जनरली वो सेटलमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिवेलप की जाती है। गवर्नमेंट हमारी तरह नहीं होती, हम तो कहीं से भी कैसे भी घर बना लेते हैं, बट गवर्नमेंट जो होती है वो घर बनाने से पहले प्रॉपर मैप बनाती है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट कोई कॉलोनी बनाती है तो वो कॉलोनी बनाने से पहले गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर हर एक चीज का वहां पर अरेंजमेंट करती है, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, वो सब बनाती है, उसके बाद वो घर बनाती है। कि मतलब कल को ऐसा ना हो कि घर बन जाए और सीवर हो ना, और सीवर के लिए दोबारा खोदना पड़े, तो वो सब काम नहीं होता। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सेटलमेंट बसाई जाती है, जहां पर भी गवर्नमेंट घर बनवाती है, ऐसी सेटलमेंट्स को प्लान्ड सेटलमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो
द सेटलमेंट्स आर नॉट वॉलेंटरली चूजन बाय विलेजर्स, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी तरह नहीं है कि हम किसी भी लैंड को पकड़ के उसको डेवलप कर दे, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सेटलमेंट बनाई जाती है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर बनाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसी फॉलो करती है। जैसे शेल्टर पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जहां पर वो घर बना रही है उसके आसपास जो गवर्नमेंट है वो स्कूल हॉस्पिटल सब डेवलप करेगी, क्योंकि कल को वहां पे रहने वाले लोगों को ये बेसिक अमेनिटीज तो गवर्नमेंट देगी ना यार। तो ये सब चीजें होती हैं। आगे बात करते हैं बेटा, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। फिर आपका चैप्टर बताता है पैटर्न्स, पर उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम इथियोपिया की बात करते हैं तो स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथियोपिया एंड द कैनन कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनल कैनल कमांड एरिया इन इंडिया एक तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स का या गवर्नमेंट प्लान्ड सेटलमेंट का एग्जांपल है कि इथियोपिया में विलेजाइजेशन की स्कीम और इंदिरा गांधी के कैनल कमांड एरिया जो इंडिया में हमने बनाया है कैनल कॉलोनीज के लिए, तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की जाने वाली प्लान्ड कॉलोनीज है। ऐसे रैंडम कॉलोनीज नहीं है जो हम लोगों ने बना ली है। चलिए जी। तो व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट शो द वे इन विच हाउसेज आर लोकेटेड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो पैटर्न जनरली होता है कि घर किस तरीके से बनाए गए हैं, घर किस तरीके से लोकेटेड है, मतलब घरों के बीच में डिस्टेंस कितना है जनरली। ये एक तरीके से पैटर्न हो सकता है। तो अगर मैं एक विलेज की बात कर रहा हूं तो उस विलेज का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो जनरली इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला उस विलेज की साइट से, दूसरा उस विलेज का टोपोग्राफी और उस विलेज का टेरेन। तो किसी भी विलेज का साइज और शेप तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब कि उस विलेज का लैंड कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसका टेरेन कैसा है। और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं यार किसी भी रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाई करने के। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि रूरल सेटलमेंट को बांटते कैसे हैं, रूरल सेटलमेंट स्टेब्लिश होने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखती है, सेटलमेंट्स कितनी तरीके की होती हैं। इसमें अभी तक हम लोग केवल रूरल 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 पढ़ते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रूरल सेटलमेंट को भी आगे कितने फॉर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है। भाई देखिए, अगर मैं किसी रूरल सेटलमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग के बेसिस पर डिवाइड करूं, सेटलिंग मतलब जिस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, सेटल हो रखे हैं, तो कुछ विलेजेस हैं जिनको प्लेन विलेजेस कहा जाता है, प्लेट्यू विलेजेस कह सकता हूँ, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस, डेजर्ट विलेजेस। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग, मतलब जिस एरिया में आप सेटल हुए हैं उस एरिया के हिसाब से मैं आपको प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टल, फॉरेस्ट, डेजर्ट ऐसी विलेजेस में बांट सकता हूं। उसके बाद कुछ विलेजेस को बांटने का तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि उस विलेज में ज्यादातर काम क्या होता है। वहां पे एग्रीकल्चर फार्मर ज्यादा रहते हैं तो फार्मिंग विलेज, वहां पे फिशरमैन ज्यादा रहते हैं तो फिशरमैन विलेज, लंबर जैक विलेजेस, उसी तरीके से पेस्टोरल विलेजेस भी होती है। उसके बाद तीसरा तरीका, जैसे कि मैंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ योर शेप ऑफ सेटलमेंट। मतलब सर कुछ विलेजेस होती हैं जो मतलब तरह तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनी होती हैं। रेक्टेंगुलर विलेजेस देखने को मिलेंगी, सर्कुलर विलेजेस देखने को मिलेंगी, स्टार शेप की विलेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इवन आई हैव अ टी शेप विलेज ऑल्सो। आपको डबल विलेजेस देखने को मिलेंगी, कुछ क्रिस क्रॉस्ड शेप की विलेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इवन यू विल फाइंड द लीनियर विलेजेस एज वेल। तो ऑन द बेसिस कि लोगों ने किस तरीके से घर बना रखे हैं, वो कैसे सेटल हुए हैं, तो एक तरीके से वो देखकर, तो मैं शेप को देखकर, एक विलेज का साइज और शेप को देखकर इस तरीके से विलेज को डिवाइड कर सकते। तो आप एक रूरल सेटलमेंट को तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि कहां पर, मतलब किस एरिया में वो विलेज है। सेकंड, कैसा फंक्शन या कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा काम उस विलेज में रहने वाले लोग करते हैं, बेसिकली ज्यादातर कौन सा काम करते हैं उस बेसिस पर। या तीसरा, उस विलेज की शेप कैसी है। अब यार कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी जहां पे लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि विदाउट प्रॉब्लम सब कुछ हो जाएगा। तो रूरल सेटलमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम भी होगी। जैसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में रूरल सेटलमेंट्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी जाती है इन कंपैरिजन टू द रूरल सेटलमेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज।
तो ये जो प्रॉब्लम्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एक डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा, डेवलप्ड कंट्री में कम देखने को मिलेंगी, बट हाँ, प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कॉमन लिखी है। जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, हेल्थ इश्यूज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बहुत ही खराब होना, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का ना होना, या होना तो बहुत टाइम टेकन, या बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम ना होना, और एक प्रॉपर विलेजाइजेशन स्कीम का ना होना। विलेजाइजेशन स्कीम का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के प्लानिंग के बिना ही तुम लोग बैठ गए हो वहां पर, रैंडमली तुम लोगों ने घर बना लिए हैं, कोई सीवर नहीं प्लान हो रखा, कोई वहां पे सिटी सेंटर नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर वहां पर अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, तो एक प्रॉपर विलेजाइजेशन स्कीम नहीं है, उसका एब्सेंस है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज या तो नहीं है, नहीं तो बहुत ही पुअर, वीक और फ्रीक्वेंट नहीं है, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो रूरल सेटलमेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द रूरल सेटलमेंट्स। आइए अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की। सबसे बड़ी बात ये, अर्बन सेटलमेंट्स की डेफिनेशन कंट्री से कंट्री में चेंज होती है। भाई, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अर्बन सेटलमेंट की डेफिनेशन सेंसस बताता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया, खास करके 1991 का सेंसस जो है वो अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करता है। इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में एक अर्बन सेटलमेंट वो होती है जहां पर म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, या वो अगर एरिया एक नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, जिस मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहां पर म्युनिसिपैलिटी हो या कॉरपोरेशन हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, कैंटोनमेंट बोर्ड जनरली आर्मी का होता है, या वो एक नोटिफाइड टाउन हो, एक एक वहां पर एक अपना नोटिफाइड टाउन कमेटी बैठती हो जो उस एरिया को चलाती हो, उस एरिया को मैं शहर कह सकता हूं, अर्बन सेटलमेंट कह सकता हूं। प्लस उस एरिया की पॉपुलेशन, जैसे अगर 100 लोग हैं उस एरिया में रहने वाले, तो उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन में कम से कम 75% लोग ऐसी ऑक्यूपेशन करते हो जो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन हो, प्लस उस एरिया में कम से कम 5,000 लोग रहते हो। तो अगर हम 5,000 लोग की बात करते हैं, और अगर मैं 5,000 लोगों का 75% कर दूं, तो 5,000 लोगों का 75% हो गया 3750। तो कम से कम 5,000 लोग वहां पे रहते हो, कम से कम। और 5,000 लोग अगर 5,000 ही रहते हैं, तो 5,000 का 75% कर लो, मतलब कम से कम इतने लोग तो ऐसा काम करते हो जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर का काम हो, या ये कह लो जो प्राइमरी सेटलमेंट ना हो, प्राइमरी सेक्टर का काम ना हो, ऐसे एरिया को अर्बन सेटलमेंट कहता है इंडिया। तो इंडिया का सेंसस, 1991 का सेंसस, एक अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करता है सर, एक ऐसा सेटलमेंट जिसका मैनेजमेंट या तो म्युनिसिपैलिटी संभालती हो, कॉरपोरेशन संभालती हो, नहीं तो कैंटोनमेंट बोर्ड संभालती हो, नहीं तो सर टाउन एरिया कमेटी संभालती हो। ठीक है। प्लस उस एरिया में कम से कम 5,000 लोग रहते हो, और 5,000 जितने भी लोग रहते हैं, 5,000 या उससे ज्यादा, तो टोटल पॉपुलेशन का 75% कम से कम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगा हो। तो ये कुछ उसने फैक्टर बता दिए, प्लस उसने डेफिनेशन में डेंसिटी भी जोड़ दी। उसने बोला कि एक अर्बन सेटलमेंट की डेंसिटी कम से कम 400 लोगों की होनी चाहिए, 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मतलब उस एरिया में कम से कम 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 लोग तो कम से कम देखने को मिले ही मिले। तो 1991 के सेंसस की ये अर्बन एरिया की डेफिनेशन काफी लंबी चौड़ी है। तो इंडिया में अर्बन एरिया उस एरिया को कहा जाता है जिस एरिया में कम से कम 5,000 लोग रहते हो, 75% से, मतलब कम से कम 75% लोग नॉन एग्रीकल्चरल काम करते हो, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400 हो, और उस एरिया का मैनेजमेंट म्युनिसिपल बॉडी, एक कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड या टाउन एरिया कमेटी संभालती हो। ऐसे एरिया को इंडिया में अर्बन एरिया कहा जाता है। चलिए जी, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, ओनली अ फ्यू सेटलमेंट्स रीच्ड पॉपुलेशन साइज ऑफ अ फ्यू थाउजेंड्स। भाई, आज की डेट में कुछ बहुत ही कम ऐसे एरियाज हुए हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग आज रहते हैं, हजारों की संख्या। बट
रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज का एक रैपिड ग्रोथ आजकल देखने को मिल रहा है। मतलब अभी तक तो हम लोगों को कुछ एरियाज ही ऐसे दिखते थे जहां पर हजारों से ज्यादा लोग रहते हैं, बट आजकल में अगर हम बात करते हैं तो आने वाला समय ऐसा लगता है जैसे अर्बन एरियाज का रैपिड ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने रूरल सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद आ रहा है? क्लासिफिकेशन हमने रूरल सेटलमेंट्स का किया था, और क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग फंक्शंस, शेप्स। उसी बेसिस पर हम अर्बन सेटलमेंट का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पर, पहला। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वहां पे ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं। और तीसरा, वो अर्बन सेटलमेंट कौन चलाता है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके उसके मैनेजमेंट के लिए क्या चीजें हैं। तो पॉपुलेशन साइज की सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा। ज्यादातर देश ज्यादातर देश जैसे इंडिया भी उसमें एक है, तो ज्यादातर देश जो है वो पॉपुलेशन साइज, इस क्राइटेरिया को एक क्राइटेरिया मानता है किसी भी एरिया को अर्बन या रूरल एरिया में, मतलब रखने के लिए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में, कोलंबिया में बात करते हैं तो कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना में 2000, पोर्तुगल में 2000, यूएसए में 2500, थाईलैंड में 2500, इंडिया में 5000, जापान में 30,000। तो ये कुछ लोअर लिमिट है किसी एरिया को अर्बन एरिया कहने के लिए। जैसे इंडिया में 5000 है ना, वही लिमिट कोलंबिया में 1500 है। प्लस पॉपुलेशन साइज में एक तो हो गया टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी इसी के साथ जोड़ दिया। जैसे हमारी कंट्री में मिनिमम डेंसिटी उस एरिया की 400 होनी चाहिए, बहुत सारी कंट्रीज में वेरी करती है ये। और कुछ कंट्रीज जहां पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, दे चोज अ लोअर पॉपुलेशन नंबर टू डिफाइन अ प्लेस एज अर्बन। जैसे कोलंबिया की बात कर लेते हैं, इस देश की पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑफ कोर्स इस देश की पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो कम रखेगा ही रखेगा। प्लस ये टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ एरिया वो भी कम रखेगा ना। भाई हमारे देश में तो संख्या, पॉपुलेशन की, भाई करोड़ों में संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम अपनी कंट्री में कह सकते हैं कि हम अपनी कंट्री में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज्यादा रखते हैं, प्लस हम अपनी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंप्लीट एरिया वो भी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि भाई हमारे देश में बाय गॉड ग्रेस पॉपुलेशन की कमी नहीं है, और ना कभी होगी। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इनके हिसाब से एक अर्बन एरिया वो होता है जहां पर कम से कम 250 लोग रहते हो। अब आप बोलेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये कंट्री थोड़ी सी तो कंट्री है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड की बात करते हैं, ठंड पड़ती है कड़ाके की, तो यहाँ पे लोग पहले ही बहुत ज्यादा नहीं रहते। तो किसी एक एरिया में 250 लोग भी इनको मिल जाते हैं तो इनको लगता है ये अर्बन एरिया हो गया यार। कनाडा और वेनेजुएला जैसे देशों में ये लिमिट 1000 लोगों की है। आपको कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश दिखता तो है, पर आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कनाडा में मुट्ठी भर लोग नहीं रहते। मतलब अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन को काउंट करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन कनाडा की पॉपुलेशन या तो इक्वल आपको दिखेगी, नहीं तो दिल्ली की पॉपुलेशन थोड़ी ही कम दिखेगी आपको कनाडा से। या ये कह लो कि यूपी की पॉपुलेशन और कनाडा की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक जैसी दिखेगी आपको, यूपी की ज्यादा है उल्टा। और आइसलैंड की बात करते हैं, ये भी एक कंट्री है। आइसलैंड में ये अपर लिमिट, मतलब ये जो लोअर लिमिट है पॉपुलेशन की, वो कम से कम 300 है। मतलब जो लिमिट हमारे देश में 5000 है, वो इन देशों में देखो कितनी कम है। क्योंकि कुछ देश है जहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही उन देशों की बहुत कम है, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपना पॉपुलेशन नंबर चूज किया है, उनके हिसाब से उनकी अर्बन एरिया की डेफिनेशन उनके हिसाब से वेरी करती है ना जी। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर आते हैं। भाई जैसे इंडिया, इटली, ऐसी कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लस कितने लोग आपकी पॉपुलेशन में वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ये सब चीजें किसी एरिया को अर्बन सेटलमेंट कहलाने के लिए बहुत है। जैसे इंडिया बोलता है ना कि किसी अर्बन एरिया में कम से कम टोटल पॉपुलेशन का 75% पार्ट ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो जो मतलब जो प्राइमरी सेक्टर के साथ कनेक्टेड ना हो, है ना। कि जैसे इंडिया ने सेट कर रखी है 75%।
तो उसी तरीके से इटली में ये लिमिट 50% है। तो इटली में एक अर्बन एरिया वो होता है जहां पर किसी कंप्लीट एरिया में रहने वाले टोटल लोगों का एटलीस्ट 50% लोग, 50% से ज्यादा, वो 51% भी हो सकता है, वो 50.5 भी हो सकता है। तो 50% से ज्यादा अगर किसी एरिया में लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, तो इटली के लिए वो एरिया अर्बन हो जाता है। और वही इंडिया में ये लिमिट 75% है। कम से कम 75 कहते हैं, 75 से ज्यादा नहीं कहते। हम कहते हैं अगर 75 के इक्वल भी है तो भी हमारे लिए बहुत है, हम आपको अर्बन एरिया बोल देंगे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं, जैसे अपने पीछे पढ़ा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास तीसरा बेसिस हो गया किसी एरिया को एक अर्बन एरिया कहने के लिए। तो कुछ कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एक बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है किसी एरिया को अर्बन या रूरल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में भी अभी हमने अगर 1991 की डेफिनेशन पढ़ी तो वो क्या बोलता है कि अगर किसी एरिया का मैनेजमेंट म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, ठीक है, या कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब बॉडीज करती हैं तो हम उसको अर्बन एरिया मान सकते हैं। तो इंडिया में इरिस्पेक्टिव ऑफ अ साइज, साइज तो जैसे हमने इसमें कम से कम 5,000 बोल ही दिया, तो हम ये नहीं बताते कि 5,000 में हम यहाँ पर 5,000 जो लोग होंगे वहां पे हम लोग म्युनिसिपैलिटी बना देंगे, 10,000 लोग रहेंगे तो हम कॉरपोरेशन बना देंगे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द सेटलमेंट, इंडिया में अगर किसी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड या टाउन एरिया काउंसिल या कमेटी करती है तो हम उसको एक अर्बन सेटलमेंट मान लेते हैं। बट अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका जिसमें ब्राजील, बोलीविया जैसे देश आ जाते हैं, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। तो ब्राजील और बोलीविया में तो सिंपल सा सिस्टम है, ये क्या बोलते हैं कि अगर किसी एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, मतलब ये म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, मतलब जिसको हम लोग टाउन एरिया कमेटी बोलते हैं, प्लस कॉरपोरेशन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्राजील, बोलीविया जैसे देशों के लिए तो वो सिटीज अर्बन हो जाती। फिर ये पॉपुलेशन साइज में नहीं घुसते। जैसे हमारी डेफिनेशन देखो, हमने कितना कितना डिटेल डेफिनेशन दिया है। हमने डेंसिटी भी घुसा दिया, हमने टोटल पॉपुलेशन भी घुसा दी, कम से कम कितनी चाहिए, प्लस कितने, कम से कम कितने लोग कौन सी एक्टिविटी करते हो, प्लस उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी बॉडी संभालती हो। तो हमारी तो डेफिनेशन काफी प्रिसाइज है, हमने हर चीज डाल दी। इसके बाद दोस्तों लोकेशन पर आ जाते हैं। जैसे हमने रूरल सेटलमेंट्स की लोकेशन भी पढ़ी, उसमें वाटर सप्लाई पढ़ा, लैंड पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपको याद आ रहा हो, उसमें मैंने डिफेंस पढ़ाया था। उसी तरीके से अर्बन सेंटर्स का भी एक लोकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लोकेशन के हिसाब से हम अर्बन सेटलमेंट्स को, टाउन्स को हॉलिडे रिजॉर्ट या टूरिस्ट सेंटर्स, स्ट्रेटेजिक टाउन्स, माइनिंग टाउन्स या इंडस्ट्रियल टाउन्स में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स पर आ जाता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में देखिए, ऑल द नेशनल कैपिटल्स विच हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम इन दिस कैटेगरी। जितने भी कैपिटल रीजन्स होते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आते हैं। जैसे इंडिया का अपना न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, चाइना का बीजिंग, उसी तरीके से यूएस का वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, यूके का लंदन। तो दुनिया भर की सारी नेशनल कैपिटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होती हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविंशियल टाउन्स, प्रोविंशियल टाउन्स भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की वजह से इस एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्रोविंशियल टाउन्स में आता है विक्टोरिया, अल्बनी, चेन्नई तमिलनाडु का। तो ये कुछ प्रोविंशियल टाउन्स हैं। तो प्रोविंशियल टाउन्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आते हैं क्योंकि उनके पास भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। फिर आपका चैप्टर आपको लेके चलता है ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन्स पर। तो ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन्स में कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको देखने को मिलते हैं? तो कुछ ऐसी सिटीज हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स के लिए बहुत फेमस है, जैसे विनीपेग और कंसास सिटी। उसी तरीके से कुछ सिटीज हैं जो अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत फेमस है, जैसे एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट। फिर कुछ सिटीज हैं जो लार्ज इनलैंड सेंटर्स के लिए फेमस है, जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस।
कुछ सिटीज हैं जो ट्रांसपोर्ट नोड्स के रूप में फेमस है, जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वही मैंने बोला कि कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स दुनिया के जो अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए तो विनीपेग, कंसस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, इनलैंड सेंटर्स हैं कुछ जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस जैसे, और ट्रांसपोर्ट नोड्स के रूप में लाहौर, बगदाद, आगरा। कुछ टाउन्स हैं जो कल्चरल एस्पेक्ट के लिए फेमस है, कुछ कल्चरल टाउन्स जैसे द अर्बन सेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल जेरूसलम, मेक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, ये कल्चरल एस्पेक्ट के लिए बहुत फेमस है। तो दीज आर द अर्बन टाउन्स जो अपनी पिलग्रिमेज चीजों के लिए काफी फेमस हो जाते हैं, रिलीजियसली काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ टाउन्स होते हैं जो अलग अदर फंक्शंस के लिए काफी फेमस फेमस है, जैसे कि टाउन्स एंड सिटीज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक हेल्थ, रिक्रिएशन। तो ये मैंने कुछ ऊपर लिखे हुए टाउन्स और सिटीज को अलग अलग सेंटर में डिवाइड करने की कोशिश करी है। ट्रेडिंग सेंटर, कल्चरल टाउन्स और अदर फंक्शंस में आ जाता है। हेल्थ और रिक्रिएशनल टाउन्स में आपके पास मयामी, पानाजी। इंडस्ट्रियल टाउन्स के रूप में आपके पास जमशेदपुर, पिट्सबर्ग। माइनिंग टाउन्स में आपके पास आता है धनबाद, ब्रोकन हिल। और ट्रांसपोर्ट टाउन्स में आपके पास मुगल सराय, सिंगापुर। तो मतलब अलग अलग फंक्शंस के रूप में भी आप टाउन्स को बांट सकते हैं, है ना। जैसे मथुरा को कह सकता हूं मैं, एक रिलीजियस टाउन है, बिल्कुल बोल सकता हूँ उसके कल्चरल एस्पेक्ट के लिए। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद यू कैन ऑल्सो क्लासिफाई द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स के बेसिस पर भी आप टाउन को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने रूरल एरियाज में किया था, स्टार बेस, लीनियर बेस, डबल शेप। उस तरीके से अर्बन सेटलमेंट्स भी होती है, लीनियर, स्क्वायर, स्टार बेस, क्रिसेंट शेप्ड। ठीक है जी। तो कभी कभी यार किसी किसी टाउन के फॉर्म, जैसे अगर कोई टाउन स्टार शेप का है या कोई टाउन अगर क्रिसेंट शेप का है, तो किसी टाउन का आर्किटेक्चर, उसका फॉर्म, वहां पे जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे आज अगर हम दिल्ली में सीपी देख ले, अगर हम दिल्ली में आज रेड फोर्ट के आसपास की दिल्ली देख ले, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, बिल्डिंग के फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग का स्टाइल आपको देखने को मिलता है, वो उस एरिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशंस का रिजल्ट हो सकता है। आपका चैप्टर बोलता है जैसे जयपुर जाएंगे आप, जयपुर में वहां पर आपको जो सिटीज दिखेगी, वहां पर बिल्डिंग्स जो दिखेंगी, वहां के बिल्डिंग्स का ट्रेडिशन, वहां के बिल्डिंग्स का स्टाइल, आर्किटेक्चर आपको दिल्ली के बिल्डिंग्स और स्टाइल से काफी अलग दिखेगा। क्योंकि दोनों एरिया का हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन काफी अलग अलग है। तो किसी एरिया का आर्किटेक्चर, किसी अर्बन एरिया का आर्किटेक्चर, किसी अर्बन एरिया का बिल्डिंग स्टाइल और फॉर्म जनरली उस पर्टिकुलर एरिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से होता है। हाँ, वो बात अलग है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में टाउन्स और सिटीज प्लानिंग और डेवलपमेंट में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक डेवलप्ड कंट्री में टाउन्स काफी अच्छे डेवलप्ड हो सकते हैं, काफी अच्छे प्लान्ड हो सकते हैं। और एक डेवलपिंग कंट्री में यही टाउन्स काफी अनप्लान्ड मैनर में आपको देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट भी काफी अच्छा नहीं होगा। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो अर्बन जो सेटलमेंट्स होते हैं काफी इरेगुलर होता है। जैसे आप उठा के देख लो ना, आपके एरिया में ही बहुत सारी सोसाइटी, अपनी ही गली देख लो आप जहाँ पे आप रहते हो। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो तो आपके बाहर की गली, जिस गली में आपने अपनी कार वगैरह पार्क कर रखी होगी, आपकी सोसाइटी जो है, जितनी विड्थ आपकी गली की है, क्या उतनी विड्थ आपके आसपास की सोसाइटी की गलियों की है? आपको हमेशा शेप, उसका साइज, जो उसका विड्थ है, उसमें आपको अंतर दिखेगा। और आपको क्यों दिख रहा है फिर वो अंतर? क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स काफी इरेगुलर शेप में बनते हैं। मगर डेवलप्ड कंट्रीज में आप चले जाइए, वहां पर हर एक चीज, अर्थमेटिक्स का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, काफी वेल प्लान्ड सेंटर्स होते हैं। जैसे चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है, अंग्रेजों ने बनाया, डेवलप किया। तो चंडीगढ़ की प्लानिंग आपको कैनबरा की प्लानिंग जैसी दिखेगी। चंडीगढ़ में वो शेप, साइज जो रोड्स का है, आपके आपके घरों के अंदर की गलियां जो है, मतलब आपकी सोसाइटी की गलियां काफी प्लान्ड है। चंडीगढ़ इज अ वेरी प्लान्ड सिटी। उसी तरीके से है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। जबकि इंडिया में कुछ स्मॉलर टाउन्स हैं जिनका हिस्टोरिक ओरिजिन है।
एंड दे हैव इवॉल्व फ्रॉम वॉल्ड सिटी टू लार्ज अर्बन स्प्रॉल्स। ऐसे जैसे दिल्ली, दिल्ली पहले एक वॉल्ड सिटी हुआ करती थी जब तक ये ओल्ड दिल्ली थी। ओल्ड दिल्ली, जब तक आप इसको शाहजहानाबाद कहते थे तब तक एक वॉल्ड सिटी थी। अंग्रेजों के आने के बाद इसकी वॉल्स तोड़ी गई और दिल्ली एक अर्बन स्प्रॉल, एक लार्ज अर्बन स्प्रॉल के रूप में आपके सामने आया। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आपका चैप्टर बात करेगा, जैसे अडीस अबाबा। अडीस अबाबा की बात करते हैं तो ये कैपिटल सिटी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, टाउन है इथियोपिया का। 1878 में बना था और इसको, इट इज अ न्यू सिटी। अडीस अबाबा को न्यू फ्लावर सिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, अडीस और अबाबा। इसमें अडीस का मतलब है न्यू, अबाबा का मतलब है फ्लावर, तो इस सिटी को न्यू फ्लावर सिटी भी कहा जाता है। इथियोपिया में कहां पर है? तो इथियोपिया में अडीज अबाबा एक हिली वैली के ऊपर लोकेटेड है, जो कि ऑफ कोर्स उसके रोड नेटवर्क के पैटर्न को अफेक्ट तो करेगी। अगर कोई सिटी हिली एरिया पर लोकेटेड होगी तो आपको उस एरिया, उस पर्टिकुलर सिटी में रोड नेटवर्क अकॉर्डिंगली देखने को मिलेंगे, आड़े तिरछे, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे। फिर ये कैनबरा की तरफ लेके चलता है। कैनबरा ऑफ कोर्स कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। 1912 में वॉल्टर बर्ले करके, वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन करके एक अमेरिकन आर्किटेक्ट होते थे, उन्होंने कैनबरा को डिजाइन किया। और इट वाज डिजाइन्ड, जो कैनबरा है उसको ओरिजिनली एक गार्डन सिटी की तरह जो है वो डिजाइन किया गया था, केवल 25,000 इनहेबिटेंट्स के लिए, ओनली फॉर 25,000 इनहेबिटेंट्स, टेकिंग इन टू अकाउंट द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। मतलब उसके आसपास के नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स को देखकर कैनबरा सिटी को ओरिजिनली 25,000 इनहेबिटेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था। देयर वर 5 मेन सेंटर्स इन कैनबरा, और हर एक सेंटर में आपको डिफरेंट सिटी फंक्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हम कैनबरा की बात करते हैं तो कैनबरा में 5 मेन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और हर सेंटर में अलग अलग आपको सिटी फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो पिछले बीते कुछ सालों में, मतलब कुछ दशकों में, इस सिटी में बहुत सारे सैटेलाइट टाउन्स को भी एकोमोडेट कर लिया गया है, विच हैव देयर ओन सेंटर्स। क्योंकि कैनबरा पहले छोटा सा था, 5 एरियाज में डिवाइडेड था, फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, 25,000 इनहेबिटेंट्स के लिए इसको डिजाइन किया गया था। धीरे धीरे एक्सपेंड हुई ये सिटी, आसपास के सैटेलाइट टाउन्स को भी इसने अपने आसपास जोड़ा। तो आज की डेट में तो खैर थोड़ा शेप साइज बढ़ गया है कैनबरा का। उसके बाद जैसे हमने रूरल सेटलमेंट का टाइप्स देखा था, वैसे ही यू हैव सम टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। और अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स को हम साइज और सर्विसेज अवेलेबल के बेसिस पर, या कौन कौन से फंक्शंस उस एक अर्बन सेटलमेंट में होते हैं उसके आधार पर, हम किसी अर्बन सेटलमेंट को टाउन, किसी को सिटी, किसी को मिलियन सिटी, किसी को कॉन्बरेशन, या किसी को मेगालोपोलिस बोल सकते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज जो वहां पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कि वो क्या मेजर फंक्शंस वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे टाउन क्या होता है? टाउन जनरली आप एक विलेज के रेफरेंस में भी यूज करते हैं। टाउन विलेज के जैसा ही होता है, बट थोड़ा विलेज से बड़ा होता है, बट सिटी से छोटा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विलेज और सिटी के बीच का होता है टाउन। और यहाँ पर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फिर सिटी क्या होता है? सर सिटी थोड़ा टाउन से बड़ा है, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है। यहाँ पे टाउन के कंपैरिजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है जो टाउन्स में नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये टाउन से थोड़ा बेहतर है। फिर आता है सर मिलियन सिटी। मिलियन सिटी, पहली बात तो सर आप उस सिटी को कहते हैं जहां की टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है, तो उसको आप लोग मिलियन सिटी कहते हैं। जैसे कि 1800 तक लंदन जो है वो मिलियन सिटी बन गया था, 1850 में पेरिस, और 1860 में जो न्यूयॉर्क है, ये मिलियन सिटी बन गया था। और इसी तरीके से 1950 आते आते पूरी दुनिया भर में 80 से ज्यादा मिलियन सिटीज हो गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और 1970s के आते आते ये मिलियन सिटीज 160, 2005 के आते आते ये मिलियन सिटीज 438, और आज 2024 2025 चल रहा है, आज सॉरी 2 जनवरी, आज 2016, आज 2016 की बात करते हैं तो 2016 के आते आते पूरी दुनिया भर में
आपको 512 ऐसी मिलियन सिटीज देखने को मिलेंगी। तो मिलियन सिटी जनरली क्या है? एक ऐसी सिटी जहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है, और आज की डेट में इन मिलियन सिटीज की पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट रेट पर बढ़ रही है, बहुत ही फास्ट रेट। उसके बाद मिलियन सिटी से ऊपर सिटी को कहा जाता है कॉन्वरेशन। अब ये कॉन्वरेशन क्या होता है भाई? 1915 में पैट्रिक गेट्स करके एक इंसान था जिसने कॉन्वरेशन नाम की एक टर्म बनाई। और इसके हिसाब से कॉन्वरेशन एक लार्ज एरिया होता है। इट मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो कि सेपरेटेड टाउन्स को मर्ज करके बना है। जैसे सपोज करो कि ये टाउन्स हुआ करते थे अपने अपने जमाने में, कभी 4 टाउन्स हुआ करते थे। तो इन चारों के चारों टाउन्स को मैंने एक दिन मर्ज करा, और जो सिटी बनकर आई, मतलब जो जो एरिया बनकर आया जिसमें मैंने टाउन्स को मर्ज करके इस अर्बन सेटलमेंट को बनाया, ऐसी अर्बन सेटलमेंट को कॉन्वरेशन कहा जाता है। तो कॉन्वरेशन जनरली सेपरेट टाउन्स या सेपरेट सिटीज को मर्ज करके बनाया जाता है, जैसे ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, ये सारी चीजें ऐसी ही बनी है। उसके बाद आपके पास आता है मेगालोपोलिस। ये अर्बन सेटलमेंट्स में सबसे बड़ा माना जाता है। मेगालोपोलिस वैसे तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट सिटी। इस टर्म को 1957 में जियान गॉटमैन ने काफी फेमस किया। सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन होता है, सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन। इट इज अ सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन विच इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो मेगालोपोलिस जनरली मान के चलिए कि ये बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस है। तो बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस को मर्ज कर दिया जाए तो एक सिटी बनती है, जिसको मतलब एक एरिया बनता है जिसको मेगालोपोलिस कहते हैं। सर एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन, नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन इन यूएसए, ये एक तरीके का मतलब मेगालोपोलिस है। तो बॉस्टन से लेकर, ये यूएस के बॉस्टन से लेकर वॉशिंगटन डीसी, ये इलाका जो आपको देखने को मिलेगा, ये अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफी बुक्स इसको आप लोग एक मेगालोपोलिस कह सकते हैं। तो मेगालोपोलिस जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेशन होता है, और कॉन्वर्जेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीज, नहीं तो टाउन्स। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, मेगालोपोलिस को सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन भी कहा जा सकता है। फिर अब इन सभी मेगा सिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाता है। अगर हम मेगालोपोलिस की बात करते हैं तो मेगालोपोलिस या मेगा सिटी, इट कंप्राइजेस ऑफ अ सिटी एंड इट्स सबर्ब्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन। तो जनरली एक मेगालोपोलिस को मेगालोपोलिस आप तभी कहते हैं जब वहां पे कम से कम पॉपुलेशन 10 मिलियन तो हो। कहा जाता है दुनिया का पहला मेगालोपोलिस था सिटी ऑफ क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क। और इस सिटी में 10 मिलियन से ज्यादा लोग 1950 में रहने लग गए थे। मतलब कितने? 12.5 मिलियन। आज की डेट में दुनिया भर में ऐसे मेगालोपोलिस सिटीज 31 है। मतलब आपके पास 500 से ज्यादा तो हो गई है मिलियन सिटीज। बट अगर हम मेगालोपोलिस सिटी की बात करते हैं जहां पर पॉपुलेशन आज 10 मिलियन से ऊपर है, वो पूरी दुनिया भर में 31 है। आइए बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम होती है। भाई डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ एक प्रॉब्लम तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर देख ली थी, जिसमें मैं प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज आपको पढ़ा रहा था, याद आ रहा है? और मैंने तब भी बताया था कि ये प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो आइए उसी की बात आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादा एक डेवलपिंग कंट्री में एक ह्यूमन सेटलमेंट को? तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे सर मुझे लगता है अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सर बढ़ती जाती है पॉपुलेशन, बढ़ती जाती है पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है सर, रोजमर्रा बढ़ रही है, बिना ये जाने हुए कि वो कितना प्रेशर झेल सकती है। जैसे आप अपने एरिया को देख लो ना। आपके एरिया में 5 साल पहले, आप 5 साल की पहले का तो खैर जानते होंगे ना थोड़ा बहुत, इतने छोटे तो नहीं आप। 5 साल पहले आपका एरिया और आज 5 साल के बाद आपके एरिया में आपको डेंसिटी में, ट्रैफिक जैम में कुछ फर्क नजर आया है? 5 साल पहले जब आप छोटे हुआ करते थे, क्लास 7th में हुआ करते थे या 8th में हुआ करते थे, आज आप क्लास 12th में हैं, तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब जब आप क्लास 8 में होते थे या 10th में होते थे, तब ट्रैफिक जैम सर इतना नहीं लगता था।
आज तो ट्रैफिक जैम ने हद पार कर रखी है। मतलब आपको आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्यों? क्योंकि एकदम से पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में बिना किसी रोक टोक के किसी अर्बन सेंटर में लोग आ रहे हैं तो आ रहे हैं, भरते जा रहे हैं। हाउसिंग स्ट्रीट्स इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी ढंग से नहीं मिलती। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल। दिल्ली को देख लो। दिल्ली आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आप दिल्ली कभी आए तो दिल्ली के आसपास आपको 3 कूड़े के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। हल्की सी बारिश में यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती हो जाता है। सीवेज डिस्पोजल की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी थोड़ी अच्छी है क्योंकि कैपिटल सिटी है। बट आप अपने अपने एरिया को इमेजिन करके देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, खास करके आपका एरिया जो थोड़ा सा दिल्ली से दूर है, कैपिटल सिटी नहीं है। अगर आप स्टेट की कैपिटल में रहते हैं तो भी अच्छा होगा ये। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो ना तो स्टेट की कैपिटल है और ना इंडिया की, तो आप सोच सकते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री में सिटीज में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। एक अर्बन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम होती है सर? सबसे इंपॉर्टेंट सर देखो, डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बन सेटलमेंट्स प्लान तो होती नहीं, अनप्लान्ड सिटी हो जाती है। कहीं पर लोग कब्जा कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, डेवलपिंग कंट्री में माइग्रेशन होता है। लोग जो है वो अर्बन सेटलमेंट में, मतलब अर्बन सेटलमेंट देखकर माइग्रेट कर जाते हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर काम बढ़िया मिल जाएगा। अर्बन सेटलमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल जाएगी। मगर पहले से ही डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इन एरियाज की, तो इन रूरल एरिया से आने वाले लोगों को संभाल नहीं पाता अर्बन सेंटर। या ये कह लीजिए कि इन लोगों के लिए काफी, मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है वो। और जब इनको पता लगता है कि अर्बन सेटलमेंट में रहना भी जरूरी है क्योंकि पैसा कमाना है, प्लस यहाँ के खर्चे वो झेल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं सर, वो अपने स्लम्स डेवलप कर लेते हैं फिर। तो ये जो लोग अर्बन सेटलमेंट्स में आते हैं, कौन, मैं ये रूरल एरिया से आने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, इनकी वजह से एक तो पहले से ही कंजेशन बहुत है, वो सीवियर कंजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउसिंग की प्रॉब्लम पहले ही अर्बन सेटलमेंट में बहुत ज्यादा होती है, इनके आने के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्लम्स वगैरह बनने लगते हैं, जैसे मुंबई के पास धारावी। धारावी जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। इसके बाद ये जो अर्बन सिटीज में पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो निरंतर घटता घटता हुआ जा रहा है। जो लोग हैं वो मतलब मजबूर हो गए हैं बहुत ही लो स्टैंडर्ड घर में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हाई स्टैंडर्ड घर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो उनकी पॉकेट से दूर जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी एक अर्बन सिटी में, तो उस एक अर्बन सिटी में हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। और हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जब जिसकी डिमांड बढ़ती है तब उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जब घरों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स अर्बन सिटी में घर महंगे हो जाएंगे। और बहुत से लोगों के पॉकेट से उसको, मतलब बहुत से लोगों की पॉकेट से बाहर हो जाएगा उसको अफोर्ड करना। और जब पॉकेट से अफोर्ड करना बाहर हो जाता है तब ये इलीगल और स्लम्स डेवलप होती है। जैसे एशिया पैसिफिक कंट्रीज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दे लिव्स इन स्क्वाटर सेटलमेंट्स। इसी तरीके की स्क्वाटर सेटलमेंट्स में रहती है 60% अर्बन सेटलमेंट, अर्बन पॉपुलेशन एशिया और पैसिफिक कंट्रीज की। उसके बाद योर चैप्टर डिस्कसेस 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स की 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल। इसमें इकोनॉमिक पर सबसे पहले आ जाए। हम सबको पता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तेजी से घटती जाती है। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसी एरिया में तेजी से घटती है तो वो एक पुश फैक्टर की तरह काम करता है। पुश फैक्टर मतलब जब आपको काम नहीं मिलेगा किसी एरिया में तो उस एरिया में रहने का मन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो लोग उस एरिया को छोड़ छोड़ के उस एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं जहां पर काम मिले। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि ये जनरली रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को पुश करता है कि वो स्मॉलर अर्बन एरियाज या बिग अर्बन एरियाज की तरफ बढ़े। और जब वो वहां पर आते हैं तो सिंपल सी बात है, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
जो डेवलप हो जाती है इस माइग्रेशन की वजह से। उसके बाद सोशो कल्चरल प्रॉब्लम। भाई बहुत सारे सोशल इल्स से भारत की बहुत सारी, या अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बहुत सारी सिटीज की बात करें, तो उसमें कई तरीके के सोशल इल्स आपको देखने को मिलेंगे। सोशल इल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है ही नहीं। और जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं होगा तो लोगों की बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती है सर। और जब लोगों की बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो पाएगी तो आप समझ सकते हैं कि सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर क्रिएट होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। और इकोनॉमिक्स बोलती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो यार, भगवान ने संसाधन तो सीमित दिए हैं ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है आपके पास, बट रिसोर्सेज के यूज अनलिमिटेड है। और सबसे सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है एक अर्बन सेटलमेंट में, वो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आज दिल्ली के आसपास तीन बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। क्यों है? क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन पिछले बीते 10 सालों में डबल हो गई हुई। पॉपुलेशन बढ़ेगी, घर बढ़ेंगे, तो वेस्ट भी तो बढ़ेगा। वेस्ट बढ़ेगा तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सेंटर्स भी बढ़ाने चाहिए ना, और वो दिल्ली में बढ़ नहीं रहे हैं। पहले भी 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर दिल्ली में तीन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स थे। आज 10 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर भी दिल्ली में तीन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स ही हैं। तो क्या दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं होगा, बहुत खराब हो जाएगा। तो वेस्ट जो है वो जो जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो या तो सीवरेज में डंप कर दिया जाता है, सीवेज, जिससे सीवेज ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं तो कोई मतलब खाली जगह, अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे लोग पॉलिथीन में बांध कर उसको फेंक आते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक तो ओपन स्पेसिस पोल्यूट हो रहे हैं। जब आप सीवेज में फेंकते हैं तो सीवेज में फेंकने की वजह से वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपके कूड़े का हुआ ही नहीं ना। प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, केमिकल और बायो हैजार्ड वाला कूड़ा अलग, जैसे मास्क, सिरिंज, इंजेक्शंस, वो आप लोग नॉर्मल कूड़े में यूज नहीं कर सकते ना। तो ऑफ कोर्स, जब आप किसी कूड़े को बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं तो उससे वाटर बॉडी पोल्यूट नहीं होगी, एनवायरनमेंट को खतरा नहीं होगा? होगा। तो इन अर्बन एरियाज में ये सारी दिक्कतें जो मुझे लगती है ये ह्यूज पॉपुलेशन की है। ये ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से ही इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक अर्बन सेटलमेंट पुल फैक्टर्स पर काम करता है। लोगों को एक अर्बन सेटलमेंट, एक बिग सिटी अट्रैक्टिव लगती है। उनको लगता है यहां पर आकर काम तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में काम नहीं है। तो इसी की तरीके से बेटा ये चैप्टर विच इज योर ह्यूमन सेटलमेंट ये हो जाता है खत्म। ये था लास्ट चैप्टर, मतलब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। इसमें केवल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हर एक चीज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ह्यूमंस है, कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन है। बट ज्यादातर अर्बन एरियाज में तो हम लोगों ने यही देखा। जैसे हमने रूरल एरियाज की बात करें, तो रूरल एरियाज में आपको फैक्टर्स याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि रूरल सेटलमेंट का क्या पैटर्न है और कितने बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक रूरल सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम है। अर्बन सेटलमेंट में हम लोगों ने अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा पॉपुलेशन के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बेसिस पर। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ट्रेडिंग कमर्शियल टाउन्स भी होते हैं, कुछ कल्चरल टाउन्स भी होते हैं, कुछ मेडिकल टाउन्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स भी होते हैं, माइनिंग टाउन्स भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ दीज अर्बन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, और फॉर्म्स के बेसिस पर हम लोगों ने लीनियर, स्क्वायर, स्टार, क्रिसेंट और पता नहीं क्या क्या। और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन टाउन्स में कैपिटल्स पढ़ ली, जैसे अडीज अबाबा इथियोपियन कैपिटल, कैनबरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल। अर्बन सेटलमेंट की टाइप्स में हम लोगों ने टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कॉन्ग्लोमरेशन, मेगालोपोलिस, जिनको मेगा सिटीज भी कहते हैं, ये पढ़ा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर का कि एक अर्बन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है। और जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ करता हूं चैप्टर को खत्म। दीपक, दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, and dear, if you have any problem, as I always say, Life Shilp Academy
gives you 24/7 support, doesn't mean you have purchased the recorded video course. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है. If you have any problem, if you have any doubt, any query, contact us. I, Deepak Singhal, will be there to sort out all your queries. See you in the next video very soon with the 11th chapter. Till then, goodbye. Take care. This is Deepak Singhal signing off. Thank you.